स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SG साइंस हब में। जैसे कि आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि इस चैनल पे क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ और साइंस की तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि क्लास 9th का मैथ और केमिस्ट्री और क्लास 10th का मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी कराई जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानेंगे तथा साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है तथा फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उनको संतुलित क्यों किया जाता है और संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहले क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दो पदार्थ, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन अलग पदार्थ है और ऑक्सीजन अलग पदार्थ है, दो पदार्थ मिलकर, ठीक है, एक नए पदार्थ जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि H2 + O2 और H2O, ठीक है, H2 अलग पदार्थ है और O2 अलग पदार्थ है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो H2, अब इनके गुणधर्म कैसे अलग हैं ये जानेंगे। जैसे H2 और O2 दोनों अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हैं, H2 भी और O2 भी, लेकिन जो जल है ये क्या, आग को बुझाने का काम करता है। अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है लेकिन H2 ये आग को बुझाने का काम करता है। अब ये तो जान गए हम रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, उदाहरण से हमने भी जान लिया। ठीक है, अब एक नोट दिया जिसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पलटा नहीं जा सकता है। क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों द्वारा पलटा नहीं जा सकता है। मतलब कि अगर जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो फिर इस नए पदार्थ को तोड़कर ये दोनों पदार्थ नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे भौतिक अभिक्रिया, उस भौतिक अभिक्रिया में जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते तो उस पदार्थ को तोड़कर फिर उन पदार्थों को बनाया जा सकता है जिनसे वो मिलकर बने हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो नए पदार्थ को तोड़कर फिर उन्हीं पदार्थों में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो इसलिए लिखा है रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों द्वारा पलटा नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन, जैसे अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना और ताप में परिवर्तन। अब इसमें से हम एक दो क्रियाकलाप लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप 1, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन यानी H2 और ऑक्सीजन यानी O2। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, H2 भी क्या है, गैस है। दोनों की अवस्था क्या है, भौतिक अवस्था क्या है, गैस ही है। ये भी गैस है और ये भी गैस है, लेकिन दोनों मिलकर जो H2O बनाता है, H2O क्या है, H2O का भौतिक अवस्था क्या है, ये लिक्विड है, यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। पहले गैस था, जब अभिकारक क्या था, गैस था, और उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, लिक्विड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन, जब गैस बदल के क्या हो गए, लिक्विड में हो गए। पहले वो अभिकारक में गैस में थे और उत्पाद में लिक्विड में हो गए। अब क्रियाकलाप 2 पढ़ेंगे, जैसे लेड नाइट्रेट का घोल। क्रियाकलाप 2 में लेड नाइट्रेट का घोल प्लस पोटेशियम आयोडाइड का घोल, यानी लेड नाइट्रेट का घोल जब पोटेशियम आयोडाइड के घोल में डालते हैं तो हमको पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है जब लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड के घोल में डालते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप हमको प्राप्त होता है। जो लेड नाइट्रेट क्या था जी, रंगहीन था। पोटेशियम आयोडाइड का घोल क्या था, ये भी रंगहीन था। लेकिन हमको जो उत्पाद प्राप्त हुआ जैसे पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, इसमें देखिए हमको पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ। ये दोनों क्या था, रंगहीन था, लेकिन हमको यहाँ पे क्या मिला, पीला अवक्षेप मिला। तो यहाँ पे रंग में परिवर्तन हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ जो तीसरा परिवर्तन था अवक्षेप का बनना, और यहाँ पे अवक्षेप भी बना। पहले क्या रंग में परिवर्तन हुआ और दूसरा अवक्षेप भी बना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभिकारक, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। क्या अभिकारक और उत्पाद, तो अभिकारक किसे कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया H2 प्लस O2 इजकल टू H2O, ठीक है। पहले क्या था, H2 और O2, ये जो दो नए पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए क्रिया कर रहे हैं, H2 और O2, और दोनों मिलकर एक नए पदार्थ H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो ये H2 और O2 दोनों क्या होंगे, अभिकारक, ठीक है। अभिकारक, ये दोनों क्या होंगे, अभिकारक। और जो फलस्वरूप नए पदार्थ बने वो क्या होगा, हमारा उत्पाद। तो H2 और O2 दोनों क्या हो गए, अभिकारक, और H2O हमारा, और H2O जो फलस्वरूप बना, रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप बना, उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। अब आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह, क्या, अभिकारक एवं उत्पाद के जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे यहाँ पे Mg प्लस O2, ठीक है। तो Mg कौन सा, Mg किसका संकेत है और O2 किसका संकेत है, Mg किसका संकेत है, मैग्नीशियम का, किसका, मैग्नीशियम का, और O2 ऑक्सीजन का, ठीक है। ये किसका सूत्र है, Mg मैग्नीशियम का, और ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया गया है। जैसे मैग्नीशियम की जगह पे Mg और ऑक्सीजन की जगह पे O2, और दोनों मिलकर बनाए हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको क्या लिखा गया, MgO, ठीक है। तो जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों की जगह जब उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आगे बढ़ना है रासायनिक समीकरण के प्रकार। क्या, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, इसको रटाने वाली कोई बात नहीं है, केवल एग्जाम्पल के द्वारा इसको आसान भाषाओं में समझेंगे। जैसे कि पहले हम लोग समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहा जाता है जिनके अभिकारकों के दरमान उत्पादों के दरमान के बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, जैसे CaO प्लस CO2 प्लस CaO प्लस CaCO3, ठीक है। यानी CaO प्लस CO2 इजकल टू CaCO3, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहले पदार्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। एक हमारा कैल्शियम यानी Ca, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा कार्बन, ठीक है। इसमें तीन पदार्थ हैं।
ठीक है। तो संतुलित समीकरण में ये होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में, कि जो पदार्थ इधर है तो जितनी परमाणु संख्या, जिस पदार्थ की जितनी परमाणु संख्या इधर है उतना उत्पाद में भी रहना चाहिए। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 रहना चाहिए, तभी ये रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाएगा, नहीं तो असंतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है। तो पहला Ca, पहला देखिए Ca यानी कैल्शियम। कैल्शियम देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक है। कैल्शियम अभिकारक में कितना है? 1 है। तो उत्पाद में देखेंगे अभी कितना मिला? उत्पाद में भी 1 है। तो ये क्या है? कैल्शियम तो संतुलित है। ठीक है। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक अभिकारक में, एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 2 और 1 मिलके कितना हुआ? 3। यानी ऑक्सीजन कितना, अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 3। और उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 3। क्या ऑक्सीजन भी क्या है? संतुलित है। अब बचा क्या? कार्बन। तो कार्बन की अभिकारकों में कार्बन की परमाणु संख्या 1 है और उत्पादों में भी कार्बन की परमाणु संख्या 1 है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब समझिए असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों के परमाणु द्रव्यमान उत्पादों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर ना हो, उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं या कंकाली समीकरण भी कहते हैं। जैसे H2 + O2, H2O + O2 + H2O। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ है? पहले कौन कौन से पदार्थ है? पहले H2 यानी हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। 2 पदार्थ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। और उत्पादों में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन क्या है? संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन की अभिकारकों में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? परमाणुओं की संख्या कितनी है? अभिकारकों में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। लेकिन उत्पाद में केवल 1 है। ठीक है। तो ये क्या है? संतुलित नहीं है, जिसके कारण इसको हम कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे कंकाली समीकरण है H2 + O2 = H2O, जो संतुलित नहीं है, लेकिन इसको संतुलित करेंगे कैसे? ठीक है। तो इसके लिए क्या जाता है? पहले एक चार्ट बना लिया जाता है। जैसे पहले इसमें लिखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे पहले तत्व, अभिकारक, फिर उत्पाद। ठीक है। तो पहले जो तत्व हमारे, यानी जो इस रासायनिक समीकरण में जो तत्व भाग लिए हैं उनको लिखेंगे। तो कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। इसको तो संतुलित करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी संतुलित है, लेकिन इसको संतुलित करना पड़ेगा क्योंकि ये असंतुलित समीकरण है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसमें अभिकारक, देखिए अभिकारक और उत्पाद। ठीक है। इसमें लिखना है हाइड्रोजन की, मतलब अभिकारक में हाइड्रोजन की जितनी परमाणु होंगे उसको इसमें लिखना है, और उत्पाद में हाइड्रोजन की जितने परमाणु होगा उसको इसमें लिखना है। तो अभिकारक में देखते हैं तो हाइड्रोजन की कितनी परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। ठीक है। 2 परमाणु हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है। फिर उत्पाद में जाएंगे तो उत्पाद में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? कितने हैं? 2 हैं। तो ये भी यहाँ भी लिखेंगे 2। दोनों क्या है? संतुलित है। इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? ये ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन हमारा क्या है? असंतुलित है। कैसे? क्योंकि इसमें अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। लेकिन उत्पाद में परमाणुओं की संख्या इसकी 1 है। तो इसको क्या करना है? हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको? उत्पाद में इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन के उत्पाद में क्या अभिकारक में तो 2 हैं परमाणु की संख्या। ठीक है। लेकिन उत्पाद में परमाणु की संख्या 1 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले सभी पदार्थों को कोष्ठ में घेर लिया जाता है। ठीक है। कोष्ठ में घेर लिया जाता है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2।
ठीक है। तो ये जो 2 है इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन उत्पाद में ऑक्सीजन के साथ गुना किया, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये सबके साथ होगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तब हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, और यहाँ पे अभिकारक में भी ऑक्सीजन 2 हो गया और उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन अभिकारक में हमारा H2 2 गो हो गया, लेकिन 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 गो हो गया, हाइड्रोजन कितना, 4 गो हो गया। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूना, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 हो गया, ठीक है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का जो अभिकारक जो हाइड्रोजन है इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी 4 हो गया, ठीक है, 2 दूना 4। अब देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 दूनी 4, ठीक है, और उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 दूनी 4, ठीक है। ऑक्सीजन में अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 और उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2, ठीक है। अब देखो ये भी 4, उत्पाद में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4, ये अभिकारक में भी हाइड्रोजन 4, उत्पाद में भी हाइड्रोजन 4, ठीक है। अभिकारक में है भी ऑक्सीजन 2 और उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2। अब क्या हमारा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। पहले क्या था, कंकाली समीकरण, लेकिन अब क्या हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। ऐसे एक और हम करके देख लेते हैं, जैसे Mg + O2 = MgO = MgO, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। अभिकारक में मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। उत्पाद में मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है और उत्पाद में 1 है, ठीक है। तो Mg हमारा क्या है, संतुलित है, मैग्नीशियम हमारा संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए फिर जो विधि यहाँ पे अपनाए थे वही विधि सेम यहाँ पे भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, चार्ट बनाया जाएगा जिसमें पहले तत्व ऐसे चार्ट बना लिया जाएगा, ठीक है। और इधर जो तत्व हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लिए हैं उनको लिखा जाएगा, जैसे पहला मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन, इसके अलावा और कोई तत्व नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की परमाणुओं की संख्या कितनी है, अभिकारक में 1 है, यहाँ लिखेंगे अभिकारक में 1, ठीक है। उत्पाद में मैग्नीशियम की परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1, ठीक है। फिर ऑक्सीजन में अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2, उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 1, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, अभिकारक और उत्पाद में दोनों में क्या है, संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 है, ये संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पदार्थ है इसको क्या करेंगे, कोष्ठ में कर लेंगे, ठीक है, कोष्ठ में कर लेंगे। अब इसको संतुलित करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो संतुलित कैसे होगा, जैसे यहाँ पे और 2 है, और अभिकारक में अगर ऑक्सीजन 2 है तो हमको उत्पाद में भी 2 लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें उत्पाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 था तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे 1 था और यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 1, 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, कितना, 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया लेकिन मैग्नीशियम संतुलित नहीं हुआ है, संतुलित था अब क्या हो गया, असंतुलित हो गया। तो इसको भी संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे संतुलित करने के लिए। अब यहाँ पे उत्पाद में जब मैग्नीशियम 2 हो गया तो अभिकारक में भी हमको मैग्नीशियम 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभिकारक में 2 परमाणुओं से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2, और ये 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तब देखिए मैग्नीशियम अभिकारक में मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 2, उत्पाद में मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन में अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 और अब उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की परमाणुओं की संख्या 2, दोनों क्या हो गया, संतुलित हो गया। इस ऐसे ही रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब जानेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना
क्यों आवश्यक है? तो किसी भी रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमारा हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु 2 है तो हमारा क्या है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु 2 रहने चाहिए, तो अभी ये क्या होगा, संतुलित होगा। कौन से नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।